हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, 12th फिजिक्स में इस समय हम यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज हम यूपी बोर्ड 2016 में तीसरे सेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगति का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा संगति का मतलब द्रव्यमान m का अनुपात ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर E/m ज्ञात करना है। इसी को फिजिक्स की भाषा में विशिष्ट आवेश भी कहते हैं। तो विशिष्ट आवेश आपको ज्ञात करना है। तो E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और m का मान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इसको हल करेंगे तो आएगा 1.6/9.1 इंटू 10⁻12 और इसी को करेंगे तो आएगा 16/9.1 इंटू 10⁻11। इसको हल करेंगे तो आएगा 1.77 इंटू 10⁻11। ये E/m का मान है। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति केजी। तो ये हमारा हो गया E/m का मान। इसी को हम विशिष्ट आवेश भी कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर U चाल से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो ये लॉरेंज बल से संबंधित है। किसी चुंबकीय क्षेत्र B में अगर कोई आवेश Q है और वो U वेग से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है इक्वल टू होता है Q इंटू U इंटू B इंटू साइन थीटा। ये थीटा जो होता है आवेश के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। तो सवाल में आपके दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, यानी U और B के बीच का जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाता है Q इंटू U इंटू B इंटू साइन 0 और ये कुल मिलकर हो जाता है 0। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर किसी भी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल होता है, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, वो 0 होता है। तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा। तो प्रेरकत्व को आप यल से लिखते हैं। यल का मात्रक आपसे पूछा गया है। आप एक चीज़ जानते हैं कि ओमेगा यल जो होता है वो प्रेरकत्व के सिरों के बीच प्रतिघात होता है और प्रतिघात एक तरह से प्रतिरोध की तरह होता है। तो ये एक तरह से प्रतिरोध होता है, यानी ओमेगा यल का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक होगा। तो ओमेगा यल का मात्रक क्या हो गया बराबर ओम, यानी जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वही ओमेगा यल का मात्रक होगा। आपसे पूछा गया यल का मात्रक, तो यल का मात्रक जो होगा वो ओम और बटा कर देंगे ओमेगा का मात्रक, ओमेगा का मात्रक। और ओमेगा को आप लिखते हैं 2πn, तो ओम अपान 2πn का मात्रक। और यहाँ पर 2π का कोई मात्रक नहीं होता है, n का मात्रक लिखेंगे। n का मात्रक हो जाता है प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, और जब ये ऊपर जाता है तो हो जाता है ओम, और प्रति सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा L का मात्रक ओम सेकंड। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में सबसे अधिक तथा सबसे कम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात एक तरह से कहें I1 संबंधे I2 इक्वल टू है 9:1। अब यहाँ से A1 संबंधे A2 अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे, इसको अंडर रूट में कर देंगे 9:1 को।
ये क्या हो जाएगा, A1 संबंधे A2 इक्वल टू 3:1। अब ये दोनों तरंगे व्यतिकरण कर रही हैं, तो व्यतिकरण करने से अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम लिखते हैं और बटा न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम लिखते हैं, इक्वल टू हो जाता है, ऊपर हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर A1 और A2 में तीन संबंध है, एक का संबंध है, तो आप लिख सकते हैं इसको I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू तीन संबंध है, एक का अनुपात का मतलब एक होगा अगर तीन के तो दूसरा होगा के। ये तीन संबंध एक के अनुपात के हिसाब से हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 3k माइनस के। तीन संबंध एक का मतलब एक को मान लेंगे 3k और दूसरे को मान लेंगे केवल के क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू 3k प्लस के 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर बटा 3k माइनस के 2k 4k स्क्वायर। और यहाँ से हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 16/4 या हो जाएगा 4 संबंधे 4/1। यहाँ से हो जाएगा I मैक्सिमम संबंधे I मिनिमम इक्वल टू 4:1। ये आंसर आपका बन गया है। तो ये हमारा रहा चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि +3D तथा -5D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखें, इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। तो एक लेंस की क्षमता है +3D और दूसरे लेंस की क्षमता है -5D, यानी P1 इक्वल टू हो गया +3D और P2 इक्वल टू हो गया -5D। तो यहाँ से संयुक्त लेंस की क्षमता का निकालें तो P इक्वल टू लिखते हैं P1 प्लस P2। ये संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से लिखेंगे P इक्वल टू P1 का मान 3D और प्लस -5D। ये हो जाता है P इक्वल टू -2D। ये क्षमता हो गई। और आपसे अगर फोकस दूरी पूछे तो F इक्वल टू लिखते हैं 1/P और P का मान -2 डायरेक्टर है, तो यहाँ से लिख देंगे 1/-2। ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अगर डायोप्टर में क्षमता होती है तो फोकस दूरी मीटर में आती है। और इसी को लिख सकते हैं F बराबर 0.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, या हो जाता है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक समान हो तो उस बिंदु पर नमन कोण कितना होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी BH और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी BV दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा BH इक्वल टू BV। और आप जानते हैं BH का मतलब होता है B cos थीटा और BV का मतलब होता है B sin थीटा। यहाँ थीटा क्या है, नमन कोण है। ये थीटा जो है वो नमन कोण है और इसी का मान आपसे पूछा गया। तो यहाँ से क्या हो जाता है sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू 1। अब ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1 और tan 45 का मान 1 होता है, तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू 1, या कह देते हैं कि थीटा की जगह क्या हो गया हमारा 45 डिग्री। ये आंसर हो गया, यानी नमन कोण का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ये इस तरह से इसको करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 सेलों में प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम है। इन्हें श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी के सिरों को 10 ओम प्रतिरोध के लैंप से जोड़ा जाता है। प्रत्येक स्थिति में लैंप और सेलों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम 4 सेलों को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया और ये चौथा सेल हो गया। ये चारों श्रेणी क्रम में जुड़ गए और
सब का प्रतिरोध 0.8 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध सबका क्या हो गया 0.8 ओम, और इन सब के साथ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका मान 10 ओम है, ये 10 ओम हो गया, और ये प्रत्येक जो है 0.8 ओम है। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या है 1.4 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू क्या है 0.8 ओम, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है 10 ओम, और ये सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में धारा I इक्वल टू होता है, संपूर्ण विद्युत वाहक बल को लिखेंगे N इंटू ई बटा एन आर प्लस कैपिटल R, ये तो यहाँ पर सेल है 4, तो लिखेंगे 4 इंटू 1.4 अपान 4 इंटू प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.8 है और प्लस 10, यहाँ से हो जाता है 5.6 अपान 2, और इसको जब हल करेंगे आप तो आंसर बन के आएगा 0.424 एम्पियर। तो ये चूँकि सारे सेल श्रेणी क्रम में है, तो जितना वाय प्रतिरोध में विद्युत धारा बहेगी उतना ही सभी सेलों के अंदर बहेगी। तो ये हमारा धारा का मान हो गया। आगे सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा 4 सेल हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम है। इन सब के साथ 10 ओम का एक लैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए धारा I का मान जो होता है I इक्वल टू लिखते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन का जो विद्युत वाहक बल होगा वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, तो होगा 1.4 E का मान हो गया अपान, अब यहाँ से हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से लिखते हैं स्मॉल r बाई n और प्लस इन सब के साथ ये लैंप श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये लिख देंगे कैपिटल R। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाता है I इक्वल टू 1.4 अपान R प्लस n इंटू कैपिटल R। यहाँ पर पहले हम E लिखते हैं और बटा n हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया I इक्वल टू एन ई अपान स्मॉल r n इंटू कैपिटल R। यहाँ से क्या हो जाता है हमारा I का मान हो गया 4 इंटू 1.4 अपान 0.8 प्लस 4 इंटू 10, ये हो गया इम्प्लाई दैट I इक्वल टू 5.6 अपान 40.8, और इसको आप हल करेंगे तो आएगा 0.1373 एम्पियर। अब इस लैंप में ये करंट फ्लो हो रही है 0.1373 एम्पियर। आपको प्रत्येक सेल में धारा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल सेम है और आंतरिक प्रतिरोध सेम है, तो ये धारा चारों सेलों में समान रूप से बढ़ जाएगी। तो एक सेल में कितना हो जाएगा, केवल 4 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाता है, यहाँ से प्रत्येक सेल में धारा समान रूप से विभाजित होगी, अतः प्रत्येक सेल में धारा इक्वल टू 0.1373 अपान 4, और ये हो जाता है 0.0343 एम्पियर। तो ये दूसरा आंसर हो गया आपका, और ये एक आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके देखा। करंट का मान 0.424 आएगा, और यही करंट पूरे सेल में भी चलेगी। समांतर क्रम में हमने जोड़ा तो लैंप में धारा का मान इतना आएगा, और प्रत्येक सेल में धारा यही धारा 4 भाग में बढ़ जाएगी। यानी हम 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो प्रत्येक सेल में धारा का मान निकल के आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी के तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। निकट दृष्टि दोष से एक पीड़ित व्यक्ति है, वो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता, और वस्तु उसको देखना है अनंत पर रखी हुई। तो वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। और वो जहाँ पर रखी वस्तु को देख सकता है वहाँ पर अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो v इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि 30 सेंटीमीटर
दूर स्थित वस्तु को ये देख सकता है। तो इस अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर 30 सेंटीमीटर बन जाए तो वो देख लेगा, यानी इसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बनेगा, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। और फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/v का मतलब 1/-30 माइनस 1/-इनफाइनाइट, ये हो जाता है 0। क्या बचता है 1/f इक्वल टू -1/30। यहाँ से f इक्वल टू क्या आ जाता है -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस में आया है, इसका मतलब हो गया कि ये अवतल लेंस है, यानी उसे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को यूज करना पड़ेगा, तब उसको अनंत पर रखी वस्तु को देख पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक विद्युत परिपथ दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया प्रतिबाधा, अमीटर का पाठ्यांक तथा शक्ति गुणांक। तो यहाँ पर एक परिपथ है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से, और इसके साथ एक अमीटर लगा हुआ है और एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है जिसको लिखेंगे हम v इक्वल टू 200 साइन 300 इंटू टी, और इसका मान है 40 ओम, और इसका L इक्वल टू है 0.1 हेनरी। आपसे पूछा गया है इस अमीटर का पाठ्यांक और पूछा गया है प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक। तो अमीटर का पाठ्यांक यानी I पूछा गया है। तो I इक्वल टू आप जानते हैं अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हमको IRMS निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमीटर जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को धारा के वर्ग माध्य मूल मान को मानता है। तो यहाँ पर अमीटर के पाठ्यांक को देखने के लिए हमको धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि धारा के आरएमएस वैल्यू को ही ये मापता है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या लिखते हैं, I0 यानी मैक्सिमम वैल्यू बाई √2। अब I0 कैसे निकलेगा, यहाँ से I0 इक्वल टू लिखेंगे V0 अपान √XL² प्लस R²। अब यहाँ से हो जाता है I0 इक्वल टू V0 अपान √XL को लिखते हैं ω/L का होल स्क्वायर प्लस R², और यहाँ से हो जाता है I0 इक्वल टू V0 का मान, यहाँ पर अगर इसको कंपेरिजन कर दें हम V इक्वल टू V0 साइन ω/t से, तो V0 का मान हो जाता है 200 और ओमेगा का मान हो जाता है 300। तो यहाँ से हो जाता है V0 का मान हो गया 200 बटा √ में ओमेगा का मान हो गया 300 गुणे 0.1, L का मान है यहाँ से का होल स्क्वायर प्लस R का मान है 40 ओम, 40 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाता है 200 अपान √30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है 200 बटा, इसको हल करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ इसी 50 को Z भी कहते हैं, तो ये हो जाता है हमारा Z। तो Z का मान यानी प्रतिबाधा का मान आ गया बराबर 50। ये जो XL² प्लस R² होता है, यही क्या होता है, प्रतिबाधा होता है। तो इसको हम हल किए तो क्या आ गया 50, और धारा I0 का मान आ गया 200 बटा 50 का मतलब 4 एम्पियर, और आपको चाहिए IRMS। तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS इक्वल टू 4 एम्पियर बटा √2, ये हो जाता है 2 √2 एम्पियर। ये धारा का मान हो गया। और अंत में आपसे पूछा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मतलब होता है cos फाई। ये फाई जो होता है वो ω/L और वो R और Z का अनुपात होता है। तो cos फाई इक्वल लिखते हैं R अपान Z। R का मान है 40 और Z का मान है 50, तो ये हो जाता है 4/5। यहाँ से ये हो गया शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक
बराबर 4/5। तो शक्ति गुणांक आ गया और ये जेड का मान आ गया और ये हो गया हमारा धारा का मान, यानी IRMS वैल्यू जो होगा 2√2 एम्पियर होगा। इसी धारा को एम्पियर मीटर मापता है, तो एम्पियर मीटर का पाठ्यांक जो हो जाएगा वो 2√2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी डायनमो का विभवांतर 220 वोल्ट है, उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जलाई जाती हैं। यदि बत्तियां लगातार 12 घंटे तक जलती रहे तो बताइए कि डायनमो में कितनी धारा प्रवाहित होगी तथा कितना खर्च बैठेगा। एक यूनिट का मूल्य 1.75 रुपया है। तो एक डायनमो है जो 220 वोल्ट का करंट देता है, तो V = क्या हो गया, 220 वोल्ट हो गया। और 60 बत्तियां हैं, 330 बत्तियां हैं और प्रत्येक का जो पावर है वो क्या है, 60 वाट है। तो चूंकि सारी बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी है, तो जो पावर P होगा वो एक बत्ती का पावर 60 और गुणे 330 बत्तियां हो जाएगा, तो 60 गुणे 330 हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए संपूर्ण शक्ति या संपूर्ण पावर। क्या हो गया यहां से 19,800 वाट संपूर्ण पावर हो गया। अब संपूर्ण पावर इक्वल टू क्या लिखते हो आप, इक्वल टू V × I। यहां से हो जाता है 19,800 संपूर्ण पावर है और ये हो जाएगा 220 गुणे I। तो यहाँ से I का मान निकलेगा 19800 वाटा 220, ये कटा और यहाँ से आ जाता है 90 एम्पियर। ये धारा का मान आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि कितना खर्च बैठेगा, जबकि एक यूनिट का खर्च 1.75 रुपया है। तो ये इतना वाट शक्ति हो गया। अब यूनिट में बदलना होगा, तो लिखेंगे खर्च यूनिट। यूनिट को लिखते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। यानी जो हमारे पास वाट आया है पूरा संपूर्ण पावर जो वाट में है उसको किलोवाट में बदलेंगे, क्या हो जाता है 19800 किलोवाट में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, ये हो गया किलोवाट। और घंटा, जितना घंटा यूज किए हैं तो 12 घंटा यूज किए हैं, 12 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाता है आपका 19.8 इंटू 12, ये हो गया। और ये हो गया यूनिट, इतना यूनिट। और एक यूनिट का खर्च है 1.75, तो संपूर्ण खर्च क्या हो जाएगा बराबर 19.8 गुणे 12 गुणे 1.75। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 415.80 रुपये ये खर्च हो जाएगा आपका। तो लगभग 415 रुपया हो गया है। तो ये इस तरह से आप इसको करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। धातु के कार्यफलन की गणना कीजिए। तो जो फोटान है उसकी ऊर्जा है, आप इसको h म्यू इक्वल टू लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल V इक्वल टू है 3.5 वोल्ट। अब यहाँ से आपको मिल के आता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये हो जाता है, जितना ये वोल्ट है उसमें E से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है 3.5 वोल्ट इंटू E, या क्या हो गया 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारे पास हो गई 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल फोटान की ऊर्जा हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टीन का समीकरण होता है h म्यू इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाता है h म्यू की जगह लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू W प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 5 माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको कार्यफलन W, यहाँ पर W क्या है कार्यफलन है,
तो कार्यफलन W को जूल में मांगा गया है, तो क्या लिखेंगे, W इक्वल टू 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलने के लिए इस 1.6 इंटू 10⁻19 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाता है आपका W इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने आज यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2016 में पूछे गए कुछ फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।